मीटर की जगह नया मीटर लगेगा। पुराने मीटर में तो हेरा फेरी हो जाती थी, लेकिन स्मार्ट मीटर से जो जहां भी लगेंगे उससे उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आज इतने दिन बिजली कंज्यूम हुई है, जितने दिन कंज्यूम हुई और महीने में इतनी कंज्यूम हुई है। अभी मीटरों में पता नहीं लगता। स्मार्ट मीटर से तो उनका बिजली का खर्चा कम आएगा। कहीं भी कोई स्मार्ट मीटर से बिजली का खर्चा बढ़ेगा, सरकार उसका अध्ययन करवाएगी, पर ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। एक मीटर में गलती से वो उन्होंने पिछला बिल जोड़ दिया था, जिसके कारण ये आई। स्मार्ट मीटर तो जनता की भलाई के हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार एक परिवार को 4 मीटरों में 125 यूनिट फ्री सब्सिडी अभी भी प्रदान कर रही है। 4 यूनिट यानी एक परिवार ने अपनी बिल्डिंग में 4 मीटर लगाए हैं तो उससे 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। अभी तक न्यूट्रिशन पॉलिसी नहीं बनी थी, यानी कि हम क्या खाते हैं, डिपुओं से क्या राशन लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, क्या उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी है, क्या प्रोटीन है उसमें, या कुछ और चीज़ें हैं, या ऐसे ही बासा खिला दे रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं, है ना। उस संदर्भ में हमने न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाई है और इस संदर्भ में कांगड़ा में मैंने 25 करोड़ रुपए की लागत से एक न्यूट्रिशन लैब स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दी है। और कंडा घाट की जो लैब है शिमला के, उसको अपग्रेड करने के लिए भी मैंने 8.5 करोड़ रुपया दिया है और स्टाफ की नियुक्ति का प्रावधान भी किया है। सर, डिपो के राशन की गुणवत्ता 1500 की योजना है कि यहाँ से शुरू की है, क्या डिटेल्स? ये चरण दूसरा है, जिसमें 16 विधानसभा क्षेत्र में की महिलाओं को जिनकी आय 2 लाख से कम है उनको 1500 रुपये की 1 अप्रैल 2024 से देने की शुरुआत की जाएगी। कुछ डाटा है कितनी महिलाएं इसमें ऐड? अभी तो फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उसके बाद डाटा निकलेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। आपने पिछले तो सर ये कांगड़ा में 16 में मिलेगा जी? राज्यसभा अभी सिर्फ कांगड़ा जिला के 16 विधानसभा में मिलेगा। पिछले राज्यसभा चुनावों का भी जिक्र किया आपने और अगले भी आ रहे हैं, क्या नहीं? वो पिछले राज्यसभा के चुनावों के में पिछले कल यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आए जी। वो भविष्य वक्ता बन के, इसी भविष्य वक्ता के चक्कर में उन्होंने 3 आजाद प्रत्याशियों से इस्तीफा करवा दिया। और इतना आत्मविश्वास कि 3 आजाद प्रत्याशियों ने अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए विधानसभा में धरने पर बैठ गए और यही कहा था कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। पर हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता और देवी देवताओं ने फिर से कांग्रेस पार्टी को 40 पर लाया। ऐसा इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कहने पर आज़ाद प्रत्याशी इस्तीफा देते हैं और फिर दोबारा चुनकर नहीं आते। उसमें एक आधा चुनकर आया, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर दोबारा चुनकर नहीं आते हैं। तो पिछले कर भविष्यवाणी कर रहे थे कि आने वाले समय में कांग्रेस के 2027 में जो चुनाव है, ये ना हो कि वो आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो प्रदेश की जनता ये आकलन करेगी कि किसने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए फैसले किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पिछले 5 वर्षों में, जब 2017 से 22 से सत्ता में रहे, हमारी सरकार को जितना अभी तक पैसा मिला उससे 50,000 करोड़ रुपये ज़्यादा मिला था। उस 50,000 करोड़ रुपये को वित्तीय अनुशासन के तहत खर्च किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने ठेकेदार मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की बिल्डिंगें बनाकर रख दी। उनमें से बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं और इतनी बिल्डिंगों पर खर्च करके उन्होंने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। 5,000 बीघा जगह नालागढ़ बद्दी में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर बिना रजिस्ट्रेशन फीस के, महिलाओं की रजिस्ट्रेशन फीस 6% है, पुरुषों की 8% है। उनको उद्योगपतियों को बिना रजिस्ट्रेशन फीस के, और जो बाजार मूल्य की 5,000 बीघा जगह का मूल्य जिसका 2,000 करोड़ रुपया होना था, सिर्फ 1 करोड़ रुपया लिया गया और कस्टमाइज पैकेज के नाम पर, उद्योगों के नाम पर प्रदेश की संपदा को लुटा दिया। तीसरा, हिम केयर के नाम पर अपने हॉस्पिटल मित्रों को उन्होंने, प्राइवेट हॉस्पिटल मित्रों को 450 करोड़ रुपया का लाभ पहुंचाने की कोशिश की। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल थे जिसमें MBBS डॉक्टरों ने 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की पेमेंट लेनी है। ये जनता की संपदा को उन्होंने लुटा दिया गया। कोई गवर्नेंस की ही नहीं। और आज हमको कहते हैं कि 118 में परिवर्तन किया जा रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 118 के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी
कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। विधानसभा में हम बिल लाए, उन लोगों के लिए बिल लाए जिनको 118 की परमिशन मिली हुई है। हम आत्मनिर्भर प्रदेश की कल्पना जो करते हैं वो प्रदेश को बेचने की कल्पना कभी नहीं कर सकते। तो 118 में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया, जबकि उसको हमने सेलेक्ट कमेटी में भेजा और ये भी कहा गया कि जिन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ है उनको 118 की परमिशन लेनी पड़ती है। उसमें क्या प्रावधान है कि अगर आपकी 10 कनाल जगह है, 10 बीघे जगह है, आप 7 आदमियों की 10-10 बीघे जगह है या 10-10 कनाल जगह है, तो उनकी एक सोसाइटी बनती है, तो टोटल 7 आदमी की 70 कनाल जगह होगी। वो एग्रीकल्चरिस्ट है, उनको 118 लेने की परमिशन की भी जरूरत थी इस एक्ट के तहत। हमने कहा जो कृषक है, जो अपनी एग्रीकल्चर सोसाइटी की जो जगह के बाद सोसाइटी बनाता है, तो उसको 118 की परमिशन से छूट दी जाए। इस संदर्भ में बिल को पेश किया गया, जिसको सेलेक्ट कमेटी में डाल दिया गया। पर ऐसा सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है, पता नहीं 118 को तोड़ दिया गया, कईयों के घर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा ना हम होने देंगे। सर, आज जयराम ठाकुर ने सुबह एक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है धरना प्रदर्शन जो कर रही है मनरेगा के नाम पे, उनको महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा वक्तव्य उन्होंने दिया है। वो सिर्फ राम का विरोध कर रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, हमें तो उन गरीब मजदूरों से लेना है जिस मनरेगा की आत्मा को खत्म कर दिया। मनरेगा तो खत्म हो गई है। मनरेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच थी। मनरेगा का मतलब था कि पंचायत के प्रधान गांव में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इसके द्वारा भारत सरकार ने एक केंद्रीय कानून बनाया था। अगर गांव में रोजगार पैदा नहीं होते और नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए अलाउंसेस दिया जाएगा, रोजगार एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। इन्होंने तो पूरी सिस्टम को ही चेंज कर दिया गया। पंचायत प्रधान किसी सड़क का योजना बनाएगा, तालाब की योजना बनाएगा या किसी खेतों में काम करने के लिए योजना बनाएगा, उसको सरकार स्वीकृति देती थी। इन्होंने कहा कि हम उसको बदल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश को तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है कि मनरेगा को इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमारी सरकार मनरेगा के खिलाफ है, इनके जो बिल बनाया उसके खिलाफ है